धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? धीरेन्द्र सर। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? मेरे को डाल दो, कल वाली तो ओपन कर रही हूँ। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? मेरे को डाल दो, कल वाली तो ओपन कर रही हूँ। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? मेरे को डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हैं आप? डाल दो, कल वाली तो ओपन। हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो तो चालू है। धीरेन्द्र सर आप करो, हम एच बी एन है ना लास्ट में। हाँ प्रज्ञा मैम, क्या बोल रही हैं आप? तो
कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हेलो। हो? कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी एन है ना लास्ट में। ठीक। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हेलो। हो? कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी एन है ना लास्ट में। ठीक। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हेलो। हो? कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी एन है ना लास्ट में। ठीक। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हेलो। हो? कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी एन है ना लास्ट में। ठीक। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? तो कल वाली चलना है। हेलो। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। धीरेन्द्र सर कुछ बोल रहे हेलो। हो? कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी एन है ना लास्ट में। ठीक। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? मैडम पहले अपनी आवाज खोल लीजिए, आपकी हेलो। आवाज नहीं हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। मैडम धीरेन्द्र सर अनम्यूट कर बोल लीजिए रहे अपने हो? आप। कल वाली तो ओपन हाँ प्रज्ञा मैम बताएं। हाँ तो वो हाँ, तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी प्रियंका एन है ना मैडम लास्ट में। पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं आप? मैडम पहले अपनी आवाज खोल लीजिए, आपकी अनम्यूट आवाज नहीं। हाँ वही है, फिर से डाल दे रही हूँ ग्रुप में। मैडम मैडम धीरेन्द्र सर कैमरे अनम्यूट कर के बोल लीजिए रहे हो? अपने। सामने बैठिए और सामने की तरफ हाँ देखिए, प्रज्ञा मैम बताएं। फोटो तिरछी हाँ तो आती वो है। तो हो चालू गया है। ना, धीरेन्द्र मैं सर डाली थी ना। आप करो। हाँ एच बी प्रियंका एन है ना मैडम लास्ट पहले में। कैमरा ही बंद हो गया, कर लीजिए। हाँ प्रज्ञा मैम क्या बोल रही हैं? बस एक मिनट। मैडम पहले अपनी आवाज खोल मैडम लीजिए। आपका हेलो। नाम आना हाँ चाहिए, वही है, आपका फिर नाम से क्यों डाल नहीं दे रही आता हूँ है? ग्रुप। सही बात। काजल की आईडी से ज्वाइन है ना। मैडम मैडम धीरेन्द्र सर कैमरे अच्छा तो फिर उसमें आपकी एंट्री नहीं हो पा रही मैडम, अटेंडेंस में आपकी एंट्री नहीं क्या हो पा रही है लेकिन। अरे मैं आप हो रही लोग हूँ, अपनी आईडी से भी ज्वाइन हो आप रही लोग ना तिरछा देखते हैं फोटो की, जब खींचते हैं ना तो इर्छा तिरछा खींचते रहते हैं। काजल मैडम कहाँ गई? हूँ। काजल मैडम भी ज्वाइन है, यही सिस्टम पे ही है। हाँ, कहना अच्छी फोटो खींचो, सीधी सीधी सी। रानी मैम जुड़ गई है अपने साथ। मैडम लेआउट चेंज करके फोटो खींचे करना, एक ही लेआउट की फोटो होती है सारी। जी मैम, मैं जुड़ गई हूँ आप लोगों की लिंक से। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यूट्यूब में लाइव है ना अपन? टेक्निकल सेशन स्टार्ट करना है कि अभी वेट करना है मुझे? 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट विल स्टार्ट सेशन मैम। ओके ओके मैम, ओके। सर ज्वाइन हो जाइए प्लीज।
Now start this session. Very good afternoon, everyone. Now, very good afternoon, everyone. Today we will get to know about mind mapping and discovery method, which will be explained by Dr. Rani Vaidya ma'am, guest faculty in Education Department of RDBB, Jabalpur. On behalf of Nachiketa College, I welcome you, ma'am. I always welcome our college principals, Dr. Priya Chandra ma'am and Registrar sir. Without taking much time, I would like to invite Dr. Rani Vaidya ma'am for her presentation. थैंक यू मैम। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, आपके नचिकेता कॉलेज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी। मैं आपके साथ आज दो मेथड्स को डिस्कस करूंगी, माइंड मैपिंग मेथड एंड डिस्कवरी मेथड। चलिए तो अपन अब शुरू करते हैं। ये सेशन को स्टार्ट करने में मुझे सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, है ना। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर में मैं आपके साथ एक पीपीटी के साथ प्रेजेंट करूंगी। पीपीटी को आपके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आपको वो पीपीटी नहीं दिखाई देता है तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें। आप लोग को पीपीटी शो हो रहा है? यस मैम। चलिए तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, माइंड मैपिंग। क्या समझते हैं, यहीं से बात करूंगी। मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगता है, माइंड मैपिंग। हमारे दिमाग में कई तरह के हम मानचित्र बनाते हैं। कोई भी चीज याद करने के लिए, समझने के लिए ये किस तरह से जरूरी है। अगर हम मैपिंग में के रूप में दिमाग में कोई चीज को स्टोर करते हैं तो हमें वो चीज को पाने में बड़ी ही आसानी होती है। तो इस टॉपिक पे मैं चर्चा शुरू करती हूँ। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। सबसे पहले बात करूंगी कि व्हाट आर द माइंड मैप्स, क्या होते हैं माइंड मैप। अ माइंड मैप इज अ ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। यानी हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ग्राफिकल वे। तो माइंड मैप्स आर द सिंपली डायग्राम्स यूज्ड टू यूजुअली रिप्रेजेंट आवर आउटलाइन इंफॉर्मेशन। यानी हम सिंपल रूप से जो हमारे दिमाग में एक विजन तैयार हो रहा है, डायग्राम तैयार हो रहा है, जो हमें विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आउटलाइन इंफॉर्मेशंस को। It is a visual thinking tool that helps structuring information
यानी हमारे दिमाग में एक विजुअल थिंकिंग टूल जो है वो हेल्प कर रहा है क्या, स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन को, हेल्पिंग यू टू बेटर एनालाइज, कोई भी चीज को समझने में ये बहुत अधिक मदद कर रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, सिंथेसाइज्ड कर रहा है, रिकॉल कर रहा है एंड जनरेट न्यू आइडियाज। यानी मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने एक साथ कह दी, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है माइंड मैप। मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखा रही हूँ। डज माइंड मैपिंग हेल्प मेमोरी? आप मुझे कुछ बताएंगे, आपको दिख क्या रहा है, क्या समझ रहे हैं? और मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या माइंड मैपिंग आपके मेमोरी में मदद करता है, मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाने में? यस मैम। कैसे? हम किसी भी चीज को याद करते समय, लाइक हिस्ट्री भी होगी, तो हम माइंड में एक है ना उसका एक स्केच बना लेते हैं कि उस टाइम पे ये राजा रहा होगा, ऐसे इसने रानी, मतलब वॉट एवर द थिंग, हम माइंड में वेरी कुछ गुड। चीज़ बना लेते हैं। जैसे मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं हिस्ट्री जब पढ़ती हूँ तो वो चीज अपने माइंड में बिल्कुल लेकर चलती हूँ कि इस राजा ने ऐसे किया होगा, उस टाइम पे ये हुआ होगा, तो वो चीज फिर परमानेंट हो जाती है माइंड में जाकर। वेरी गुड। आपका नाम, शुभ नाम? काजल जैन। काजल जैन मैम, आप एक बात बताइए, अपन एक महिला समझ में आ रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं एज अ टीचर, अपन अपने घर में भी कोई चीजें रखते हैं तो दिमाग में एक मैप फॉर्म करते हैं कि नहीं, कि कौन से ड्रॉर में, कौन सी जगह पर, कहाँ पर क्या रखा है? यस मैम, और जो डेफिनेटली। एक कुशल गृहिणी वो होती है जिसके दिमाग में बहुत सारी माइंड मैपिंग चलती रहती है, तो वो अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती है। ऐसे एजुकेशन में भी अगर हम बात करें तो ये क्या इम्प्लीमेंट होता है ना काजल मैम? यस मैम, डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होता है। मैं वही बात कर रही हूँ कि डज माइंड मैपिंग हेल्प इन मेमोरी? यस, ऑफ कोर्स। माइंड मैपिंग हमारी मेमोरी को और अधिक शार्प करता है। जनरली मुझे लगता है जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसी को यूज करते हैं। आप में से कोई और मेरी बात को एग्री करेगा? यस मैम। मुझे यही लगता है जो ज्यादा ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो ज्यादा होशियार होते हैं, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं कि हर चीज को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने ब्रेन में, और मैपिंग उसका सबसे अच्छा रास्ता है, सॉल्यूशन है। एक अपन गेम खेलते हैं, आप लोग के साथ मैंने मेमोरी की बात करी है, चलिए आपकी याददाश्त को और आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही, हाउ मेनी होल्स डज दिस टी शर्ट हैव? कितने होल आपको दिखाई दे रहे हैं? प्लीज पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और सभी से आंसर चाहूंगी। थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में अपन बात करेंगे तो जिससे मैं समझा सकूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ केवल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 होल है, अच्छा। दो होल है। और किसने 6 कहा? मैम कैसे हैं, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकती हैं? एक गले के पास है, 2 हाथ में है, एक नीचे से पहनने की जगह पे है और 2 सामने है। वेरी गुड मैम, बट अभी भी आंसर रॉन्ग है, बट आप आंसर के बहुत करीब आ गई हैं। मैं यही बात कहूंगी कि पीछे भी 2 हो गए लगातार, 8 है। वेरी गुड मैम, ये देखिए मैं आपको आगे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके साथ ये गेम का सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले आपने जो कहा, पहले 6 कहा था मैम, ये आपको सबको डायग्राम में दिखाई दे रहा है? समझ आ गया। हाँ मैम, आप बहुत जल्दी समझ गए, यही मैंने कहा था, माइंड मैपिंग जिनके दिमाग में चलती है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपने पहली बात में ही चीजों को क्लैरिफाई ने, आप समझते जा रहे हो और आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। तो देखिए आपने जो आंसर दिया कि शर्ट के पीछे साइड भी बात करेंगे, तो आप टोटल शर्ट में 8 होल्स हैं। मेमोरी गेम्स जो बात आती है, अपन यहीं पे बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ माइंड मैपिंग। अब मैंने थोड़ा आपके साथ, सभी के साथ इंटरेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वास्तव में माइंड मैपिंग का अर्थ क्या है। माइंड मैपिंग से अभिप्राय रेखा चित्रण, वही मैंने जो इसके पहले भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्राफिकल उपकरण या टूल है जिसका प्रयोग ज्ञान प्रस्तुतिकरण एवं आयोजन के लिए किया जाता है कि हम अपने नॉलेज को किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात कह रही हूँ कि माइंड मैप्स फॉर अ ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज।
मुझे सबसे अच्छी बात वही जो मैंने गृहिणियों का उदाहरण दिया कि वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, चीजों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, इन द सेंस वो अपने माइंड मैपिंग का बहुत अधिक उपयोग करें। और अगर एक शिक्षक होने के नाते भी अगर हम इस तरह से माइंड मैपिंग का उपयोग करेंगे अपने शिक्षण में, तो हम डेफिनेटली अपनी चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन अवधारणाओं में विभिन्न प्रकार के जो है हम सर्किल्स यानी वृत्तों को, आयत यानी रेक्टेंगल या विशेष प्रकार के चिन्ह या शाखाओं में श्रेणीबद्ध संरचनाएं या विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम को दर्शाया जाता है। यानी अगर हमारे दिमाग में कोई माइंड में कोई कॉन्सेप्ट लेके बात कर रहे हैं, तो हमें उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सर्कल्स के द्वारा, रेक्टेंगल के द्वारा या कुछ विशेष चिन्ह के द्वारा हम उसे दर्शा सकते हैं। और उन्हें हम कनेक्शन भी देना पड़ेगा, कनेक्टिंग लाइन भी देना पड़ेगा, जिससे हमारी चीजें और अधिक क्लियर होंगी। तो रेखा चित्रण एक ग्राफिक्स के माध्यम से ही हम अनुदेशक अभिकल्प यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और इंजीनियरिंग तकनीकी लेखन एवं अन्य संरचनात्मक रूप से ज्ञान को क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। यानी हम विभिन्न रूप से इस चीज को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ माइंड मैपिंग। किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप अभी भी बीच में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलो। यस मैम। समझ में आ रहा मेरी बात? यस मैम। तो अब अपन ने थोड़ा सा अर्थ समझा था, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ माइंड मैपिंग। किसी भी चीज की परिभाषा उसे परिभाषित करती है कि वह वास्तव में क्या है। तो दृश्यात्मक तकनीक के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित करना ही अवधारणा मानचित्रण है। तो यहाँ क्या कह रही हूँ, the technique for visualizing the relationship among different concept is called mind mapping। यानी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में है उनसे हम एक माइंड मैपिंग कर रहे हैं, उनमें रिलेशनशिप का संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये होता है एक अवधारणा मानचित्रण की परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखते हैं अपन, बात करते हैं कि अवधारणा मानचित्रण एक प्रकार से रेखा चित्र है, संगठक है, जिसकी सहायता से एक छात्र अपने विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। मैं एक संगठक की बात कर रही हूँ, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर टूल है, जिसके द्वारा अपने बच्चा जो है अपने थॉट्स को क्या कर रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहा है, व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध का मतलब क्या, कुछ बताएंगे? यही रोकती हूँ मैं पहले समझाने से पहले। व्यवस्थित और क्रमबद्ध का कोई अर्थ समझाएगा? क्रमबद्ध मीन्स सीक्वेंशियली। कैसे मैम? सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 स्टेप्स में। क्या मैडम 1 के बाद 5 आ जाता है? नो मैम, 1 के बाद 2 कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। हाँ कभी आ जाता है, अगर हमारे फ्लो चार्ट के मुताबिक वो रिलेशन डायरेक्ट वहां फिट कर रहा हो तो। Actually, it is a flow chart. It is a flow chart. As per the flow chart, we are going step by step. जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया, पहले पतीला लेंगे, फिर पानी लेंगे, ऐसे इस टाइप से। तो कभी कभी कुछ लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट जल्दी करते हैं। वेरी गुड मैम, वेरी गुड मैम, इंटरेक्शन करके अच्छा लग रहा है। मैं भी यही उदाहरण देती हूँ कि अगर मैं आटा गूंथ रही हूँ तो मैं सीधे आटे में पानी डालूंगी कि सीधे यानी जो एक मग पानी जितना क्वांटिटी में चाहिए, कि एक बार मैं पहले पानी लूंगी, उसमें आटा डाल के आटा गूंथूंगी। मैं सीक्वेंस को ऐसे ही पूछती हूँ मैम, जो आप भी मुझे वैसे ही उदाहरण दे रहे थे। हेलो हेलो, यस मैम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने नॉलेज को कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी अवधारणा मानचित्रण का आरंभ मुख्य धारा यानी मेन कॉन्सेप्ट से प्रारंभ होता है। यानी हम किस बारे में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हमारा पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तत्पश्चात हम उस मुख्य अवधारणा को विभिन्न उपखंडों यानी ब्रांचेस के माध्यम से किसी विशिष्ट विषय या फैक्ट के साथ संबंधित कर देते हैं। यानी अगर हम उस मेन कॉन्सेप्ट से हम कहाँ जाएंगे, ब्रांचेस की ओर, ब्रांचेस से हम
फैक्ट की ओर जाएंगे जो उसे प्रूव करेंगे। तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट मैपिंग एक हमारे सामने तैयार होगा। तो यही बात मैं आपको डेफिनेशन से मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं बात करती हूँ हाउ टू क्रिएट माइंड मैपिंग इन 5 स्टेप। स्टेप वही बात की जो अभी हमने कहा कि व्यवस्थित क्रम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है क्रिएट अ सेंट्रल आइडिया। आपको एक मुख्य विचार बिंदु को क्रिएट करना पड़ेगा और द सेंट्रल आइडिया इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर माइंड मैपिंग इज रिप्रेजेंट द टॉपिक यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। जिससे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस मेन आइडिया को सबसे पहले क्रिएट करिए। एड ब्रांचेस टू योर मैप इन द सेंस अब हमें हमारे दिमाग में उससे जुड़ी चीजों को और खोजना पड़ेगा, कुछ ब्रांचेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। एड कीवर्ड्स, थर्ड स्टेप कि अब उसमें हमें कीवर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। कलर कोड योर ब्रांचेस, यानी इन द सेंस अलग अलग हम उन चीजों को और आइडेंटिफाई करते हुए चीजों को और इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंक्लूड विजुअल इमेज, यहाँ पर हम कुछ इमेजेस को भी इंक्लूड करेंगे जिससे कि हमारा माइंड मैप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो मैंने केवल अभी ऑन आपके सामने एक टॉपिक्स आपके सामने रखा है, 5 स्टेप्स रखे हैं। चलिए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैपिंग। आपके सामने कुछ खाली बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है मुझे कुछ समझाएंगे? आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है मुझे कुछ समझाएंगे? मैम ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है बीच में, हाँ, that can be supposed to be the सर्कल, central एलिप्स, thing that you were रेक्टेंगल, talking about. एरो सिंबल। यानी आप देख रहे हैं कोई ना कोई कनेक्टिविटी भी उनमें आपस में दिखाई दे रही है, अलग अलग उसे डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। कोई रेक्टेंगल है, कोई स्टार शेप है, कोई सर्कल है, उसको कनेक्टिंग लाइन भी दिखाई दे रही है, एक पाथ सा दिखाई दे रहा है। all are interconnected, I think. बिल्कुल बिल्कुल। और रेक्टेंगल सेंट्रल आइडिया है, बाकी सब इससे इंटरकनेक्टेड है। चलिए तो थोड़ी सी बात की है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। फिर अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसको कौन समझाएगा मुझे? अपन इसी पे डिस्कस करते हैं। और भी एग्जाम्पल ली हूं मैंने। अभी इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इकोलॉजी। इकोलॉजी। हाँ, तो इसके बाकी सब सेकेंड स्टेप ब्रांचिंग हुई है। हाँ, ब्रांचिंग के बाद कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। यस मैम। कीवर्ड्स के बाद कुछ कलरिंग हुई है। यस मैम। फिर कुछ को आपने इमेजेस इंक्लूड की है। यस मैम। मैंने 5 स्टेप बोले ना। यस मैम। ऑल आर कवर एट हियर। ऑल आर कवर एट हियर। यहाँ देखेंगे कि अपन इकोलॉजी को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्लांट्स को नहीं कट करना, गार्बेज को कैसे शॉर्ट करना है, फ्यूल को कैसे सेव करना है, आपका यहाँ पे किस तरह से सेव वाटर, सारी चीजें आपके सामने समझ में आ रही है। और अगर इस तरह से हम इसे समझाएंगे तो बच्चों के दिमाग में ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगी कि नहीं बातें? डेफिनेटली। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है? शेप ऑफ माइंड। शेप ऑफ माइंड। शेप ऑफ माइंड, उसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या समझ में आ रहा है? हमारा माइंड कैसे वर्क करता है? चलिए आपको ये माइंड मैपिंग तो समझा ही रही हूँ, अपन इसी पे डिस्कस करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा माइंड है। माइंड हमारा कैसे वर्क करता है, राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन। चलिए एक गेम, पहले मैं इसको आपको स्किप करती हूँ। आप लोग के सामने 1 मिनट वीडियो ऑन कर रही हूँ और आप मेरे सामने आए सब कोई। 1 मिनट, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी कोई? यस मैम। तो कैमरा ऑन कीजिए। आज माइंड मैपिंग चल रहा है, गेम खेलना है, थोड़ा सा सब सामने आए। मैम आप लोग सब अपने ये 2 हाथ हैं मेरे दिखाई दे रहे हैं? यस मैम।
एक हाथ से सर्कल बनाए और एक हाथ से ट्रायंगल बनाए, दोनों हाथों का उपयोग करना है। मैंने कहा है एक हाथ से सर्कल बनाए और एक हाथ से ट्रायंगल बनाए, और अब सिमिलर टाइम में दोनों काम करें। पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक टाइम पर अच्छा दोनों हाथ से सर्कल बनाए पहले, तो दोनों हाथ से सर्कल बनाए। हाँ, अच्छा दोनों हाथ से ट्रायंगल बनाए, हो पॉसिबिलिटी है। अब मैंने फिर वही अपोजिट बात कही, अब सर्कल ट्रायंगल बनाए। तो एक टाइम पर दो नई चीजें दोनों टाइप से नहीं हो पा रही हैं, दोनों सिमिलर होंगी तो इट्स पॉसिबल। आप देखें हमारा एक टाइम पे एक ब्रेन काम करता है, क्या बोल रही हूँ मैं? एक बार में एक ब्रेन हमारा ये दोनों साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड, हमारे दोनों साइड में हमारा ब्रेन के जो फंक्शन है वो दो अलग अलग तरह से फंक्शन करता है। और एक बात बताओ, राइट साइड का फंक्शन ये वाला हाथ करता है। यस मैम, सही कह रहे हैं। और लेफ्ट साइड के ब्रेन का फंक्शन, ये ना कितना अपन को लगता है ये वाला ही हम यूज कर रहे हैं वाला ब्रेन का, मगर राइट साइड वाला लेफ्ट हाथ जो है वो फंक्शन करता है, और ये वाला। आपको कुछ बातें समझ में आ रही? यस मैम। अपन माइंड मैपिंग कर रहे हैं, माइंड मैपिंग में हम ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। मैं आप सभी को ब्रेन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज क्लिक हो रहे होंगे कि माइंड हमारा किस तरह से वर्क करता है। आपको मैंने समझाया कि हमारा एक समय में एक ब्रेन को यूज करते हैं। जनरली जो मैं कहूंगी जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो क्या करते हैं पता आपको, एक समय में हमारे दोनों ब्रेन को यूज करते हैं। Is this possible? Yes, ma'am. अच्छा, तो is this possible? तो आप अपने दोनों हाथ से लिखें, सिमिलर चीज लिखें। मैडम ये केवल थिंकिंग अबाउट हो सकता है। नहीं सर, ये थिंकिंग अबाउट नहीं है। मैं आपको इसका प्रूफ भी देती हूँ। आप इसमें भी पॉसिबल मैडम हो सकता है ये कि अगर प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा। यस सर। हमने क्या करते हैं, हमारा एक ही कोई राइट हैंडर होता है, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, आप देख रहे होगे ना? जी मैम। अलग अलग है। जनरली कॉमनली हम राइट हैंडर हैं, तो आप देखेंगे हमने अपने राइट हैंड की ही प्रैक्टिस की है, तो हमारा एक ही ब्रेन जो है वो ज्यादा फंक्शन करता है। जिन्होंने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस की है तो उनका दूसरे साइड का ब्रेन जो है वो ज्यादा फंक्शन करता है। मगर अगर हम दोनों हाथों से प्रैक्टिस करें तो हमारे दोनों ब्रेन इक्वली फंक्शन करेंगे, मगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है। छोटे से क्या किया है, हमने एक ही ब्रेन को ज्यादा एक्टिवेट रखा है, दूसरे वाले को कम एक्टिवेट रखा है। बट हमारा इंटरेस्ट आप देखेंगे, जैसे अब मैं फिर से अपनी पीपीटी पे आती हूँ और आप लोग से पूछती हूँ आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। प्लीज पीपीटी को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। पीपीटी आपको दिखाई देने लगी? यस मैम। आप देखिए कई लोग होते हैं जिन्हें कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, राइम्स बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, शेप्स जल्दी समझ में आते हैं, मैप्स, इमेजिनेशन बहुत अधिक रहती है उनकी, या ड्रे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। यानी इन द सेंस हमारा जब राइट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा तो हमारे ये वाले सिम्टम्स होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? आप अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, जब तक उन्हें बात समझ में ना आए वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस साइड देखिए, लेफ्ट साइड में वर्ड्स, नंबर्स, लाइन, टेस्ट, लॉजिक, एनालिस्ट। तो यहाँ पे जिनका लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है वो ये वाले फंक्शंस पे ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं, और राइट साइड वाले थोड़ा म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, या कहेंगे वो कल्पना की दुनिया में खोए वाले, और ये धरातल पे रहने वाले। तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपका राइट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है कि लेफ्ट साइड का ब्रेन। कुछ माइंड मैपिंग से आपको हेल्प मिल रही है ये कॉन्सेप्ट से?
यस मैम, मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। वेरी गुड है। बट मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड का ज्यादा रहता है और कभी कभी लेफ्ट साइड का ज्यादा हो जाता है, मगर लेफ्ट साइड को मेरे को लगता है अब प्रेजेंट की सिनेरियो में मुझे अपना लॉजिस्टिक और एनालिटिकल एस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तो इन्हें मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। इन्हें आपके साथ इसलिए ऐसा डिस्कस कर रही हूँ कि आप भी ये समझ सकते हैं कि हमें अपने किस ब्रेन के किस पार्ट पे ज्यादा वर्क करना है। अब एक और डायग्राम पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। आपके सामने फिर से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? जल। आप देखेंगे जल के राइट साइड जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? उसकी अवस्थाएं दिख रही हैं। ये माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई मुझे समझाएगा? जल की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। वेरी गुड। और इस साइड जल बनता है अणु। वेरी गुड। अणु बने होते हैं परमाणु से। हाँ, परमाणु में होती है ऊष्मीय ऊर्जा। हाँ, ऊष्मीय ऊर्जा प्रभावित करती है अवस्थाएं। बिल्कुल। अवस्थाएं हो सकती हैं ठोस, द्रव और गैस। आप देखेंगे अपन धीरे धीरे चीजों को बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके अंदर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, उनमें हम कोरिलेशन डेवलप कर रहे हैं और हम वास्तव में बता रहे हैं जल की क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो पहले जल क्या था, जल किससे मिलके बना है, उसके अंदर क्या ऊर्जा है, वो किस तरह से प्रभावित करती है किसको, अवस्थाओं को, अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम एक डायरेक्शन से मेन गोल की ओर पहुंच रहे हैं, ये है माइंड मैपिंग। अब मैं बात करूंगी कि माइंड मैप्स आर यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी हैं। कल आप लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ा था, ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई समझाएगा थोड़ा सा किस तरह से माइंड मैपिंग, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ गेम खेला, माइंड गेम खेला, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, किस तरह से इंडिविजुअली और ग्रुप में आपके लिए यूजफुल है, ये बताएंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट चलता है तो मुझे समझ में आता है कि क्योंकि अपन आमने सामने ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि मेरे सामने पीपीटी शेयर हो रही है, मैं आप लोग को सुन सकती हूँ बस, तो प्लीज इंटरेक्ट करें। मेथड्स में जैसे बच्चों के ग्रुप्स रहते हैं, तो ग्रुप्स में यदि एक क्वेश्चन एक पूछा जाएगा पर आंसर हर बच्चे से अलग अलग मिलेगा। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स, मतलब हर बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग आइडियाज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, आपका अपना एक सोचने का ढंग है, आपके अपने कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना है, तो इन द सेंस हम इंडिविजुअली अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने ढंग से चीजों को समझ रहे हैं, और ग्रुप में बात करें तो हमारे विचार थोड़ी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को भी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन एक दूसरे को सुन रहे हैं मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इन द सेंस अगर हम ग्रुप में कोई चीज डिस्कस करें तो हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं मैम। यस मैम, एक्सचेंज द व्यूज होता है तो हम जो कंक्लूजन है उस पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वेरी गुड, मैं भी एग्री करती हूँ। इंडिविजुअल माइंड कभी कभी हम चीजों पर पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं, बट हम वही चीज ग्रुप में करें तो हम बहुत जल्दी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। सेकेंड मैं बात करूंगी समराइजिंग इंफॉर्मेशन। ये माइंड मैप कैसे समराइज कर रहा है इंफॉर्मेशन, कोई समझाएगा? अब भी अपन ने इतने सारे उदाहरण देखे, एग्जांपल्स देखे, आपने देखा जल के बारे में, कैसे समराइज करोगे उसको? अपना मेन कॉन्सेप्ट था वाटर, कैसे समराइज करोगे? एक्चुअली मैम जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट लिया जल, वाटर, है ना, और अब हम एज अ ग्रुप में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास 10 लोग बैठे हुए हैं, उन्हें किसी को ये पता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो कोई बता रहा है कि वो ठोस होता है, द्रव्य होता है और इस तरह का होता है, फिर कोई तीसरा बता रहा है कि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, फिर कोई अलग बात बता रहा है। इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं। जो मेन मोटो था
उसको हम समराइज्ड करके एज अ वाटर कंक्लूड कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? थैंक यू मैम। डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम। श्वेता तिवारी मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने, अच्छा लग रहा है। थर्ड अपन पॉइंट देखते हैं, टेकिंग नोट्स। अपन माइंड मैप के द्वारा क्या कर सकते हैं? नोट्स टेकिंग नोट्स अपन दे सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये वाला टॉपिक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है हमें? डिफरेंट सोर्स से। कैसे मिल रही है? एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, और उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने माइंड में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मुझे ऐसा लगता है जब दूसरे से हमें एक तो हमारा एक अपना सोचने का ढंग होता है, चीजों को देखने का नजरिया होता है, बट हमें जब दूसरे के एक्सपीरियंस मिलते हैं तो वो हमें बहुत मदद करते हैं। तो हम अगर चीजों को हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, जिससे कि हम प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाए और अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाए। हाँ, मतलब थिंकिंग थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यहाँ पर बात आ रही, वही मैं कहूंगी कि हम बहुत अधिक कठिन जो समस्याएं हैं उनमें हमें ये माइंड मैपिंग बहुत अधिक यूजफुल होती है। क्योंकि आप बताएं कैसे, अगर कोई आपके सामने गंभीर समस्या आ जाए तो क्या आप फील करते हैं? कुछ ज्यादा डिफिकल्टी, बट हम अपने से किसी बड़े से वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, मे बी उन्होंने वो प्रॉब्लम फेस की हो, तो वो हमें अपनी एक्सपीरियंस बता देते हैं कि इस सिचुएशन होगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, या ये होता है तो अपन हाँ चलो ठीक है, कॉमन है, सबके साथ हो रहा है, आई एम रेडी टू फेस दैट। तो इससे पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है और प्रॉब्लम आफ्टर सम टाइम वो सॉल्व भी हो जाती है। मुझे भी फील यही होता है मैम। आपका नाम? मैम काजल जैन। काजल जैन मैम। मैम मुझे भी यही लगता है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हमें सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाता है। यस मैम, डेफिनेटली। इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कहीं दिखाई नहीं देता। बट अगर हम धीरे धीरे उस समस्या को समझने के लिए, उस गुत्थी को समझने के लिए अपने दिमाग में एक सॉल्यूशन ढूंढने की अगर कोशिश करें मैप के द्वारा, तो हम जरूर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या सॉल्यूशन। तो आपके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के। तो आपको एक रास्ता तो मिल जाएगा, एक होप तो मिल जाएगी कि कोई ना कोई तो इसमें से सॉल्यूशन है। यस मैम। तो इन द सेंस हमको रास्तों पे चलना पड़ेगा, एक नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो हम कहीं ना कहीं तो उस समस्या के हल पे पहुंच पाएंगे। At least I get some result. Yes ma'am, yes ma'am. प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर हमने माइंड मैप बना लिया है तो हमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है बड़ी ही क्लियर हो जाती है हमारे पास। अपन बचपन की बात लेके चलती हूँ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली टॉपिक पे। आपने देखा होगा कुछ अपन सीरियल्स भी देखते हैं, मैं बचपन में देखती थी कि वो जो ट्रेजर को खोजने वाले जो सीरियल्स नहीं आते थे कार्टून वाले, यस मैम, उसमें वो मैप लेकर के वो ट्रेजर को ढूंढने जाते हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है, क्या समझ में आता है वो मैप, वो ट्रेजर ढूंढने वाला एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे? काफी सारे रूट्स होते हैं और वो ट्राई करते हैं कि मे बी ये रूट हो, थोड़ा आगे बढ़े, नहीं मिला तो बैक साइड, यही होता है शायद। काफी उसमें बातें क्लियर होती है कि अब रिवर आ जाएगी, अब इसके यहाँ कोई चीज छुपी हुई है, इधर जाने का पाथ क्या है, किस तरह से जाना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें क्लियर रहती है। इन द सेंस हमारे हाथ में एक रास्ता है और हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो मैप है जो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। मगर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर है तो हम उस डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। और बाय चांस वो रूट लैंडमार्क नहीं मिलते हैं तो हम बैक स्टेप भी ले सकते हैं कि हो सकता है हम गलत हो। बिल्कुल। अच्छा, लैंडमार्क की बात आई, आप में से किस को रोड जो है, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो रोडें याद हो जाती हैं, लैंडमार्क्स याद हो जाते हैं? मुझे 2 बार में याद होते हैं। 2 बार में याद होते हैं? मुझे 1 बार में याद नहीं होता। क्यों मैम ऐसे पूछ रही हूँ आपसे, क्यों? मतलब फर्स्ट टाइम में मैं मतलब लाइक गाड़ी चलाती उतना फोकस नहीं, मुझे एटलीस्ट मुझे 2 बार लगते हैं, मुझे मतलब ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने में कि मुझे 2 टाइम लगते हैं। एक बार पता अपन को क्यों 2 बार लग रहा है? क्योंकि मेरा माइंड सेट कर लिया है मैंने।
यस मैम, और आपने क्या करा है, वो लैंडमार्क्स को लर्न, जैसे ये माइंड मैपिंग ही कर रही हूँ मैं, आपको वही समझा रही हूँ कि हमने अपने दिमाग को डायरेक्शन नहीं दिया है लर्न करने के लिए उसे। जैसे कोई चीज हम कब याद रख पाते हैं, जब हम उस पर हम अपना पूरा फोकस लगा देते हैं कि हमें ये लर्न करना है, आज मुझे 4 बजे ये करना है। अगर हमने 3-4 बार रट लिया तो दिमाग को हमारी वो चीजें लर्न हो जाती है और उसको हमने रिवाइज भी कर लिया बीच बीच में। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमें पर्टिकुलर वर्क करना है वो हमें दिमाग को रिकॉल कर देगा कि उस समय हमें ये करना। ऐसे कई लोग होते हैं क्योंकि वो रास्ते पे घूम रहे हैं मगर रास्तों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। माइंड मैपिंग में आपको ऑब्जर्वेशन पावर को भी अपना बढ़ाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, तब चीजों को आप जल्दी से सॉल्यूशन पे ला पाएंगे। हम में से कई लोग हैं, ये माइंड मैपिंग जो मेथड है वो कई लोगों के लिए डिफिकल्ट है। आप में से कोई सहमत है मेरी बात से? यस मैम। क्यों डिफिकल्ट है उन लोगों के? मुझे मैम 5 से 4-4-6 बार में भी याद नहीं होते। बिल्कुल मैम, हम क्योंकि इतने अटेंटिव ही नहीं है, हम इतने, हमारा ना कीन ऑब्जर्वेशन है, हम चीजों को उतने ध्यान से हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही प्रॉपर नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हमारे लिए कई बार होता है, हमने देखा कई, आपको क्लास में कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कई बहुत ब्रिलियंट होंगे, वो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी काफी अच्छी होगी, माइंड मैप्स वो बहुत जल्दी डेवलप कर लेते, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंच जाते, मगर हर बच्चा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंच पाता है नहीं, वो चीजों को अभी समझ ही नहीं रहा है। ये भी अगर मैं बात कहूं तो हमें बचपन से इस तरह का हमें पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर डेवलप हो। इसी तरह से बात कहूंगी स्टडी एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, मुझे यही बात आती है, वो जो एक होता है ध्यान से पढ़ेगा और मेमोराइज करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन जिंदगी याद रखेगा, और या तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान, बार बार हम एक ही चीज करेंगे तो हमारे दिमाग में वो एक निशान जैसे बन जाएगा, एक फिक्स चीजें बन जाएंगी, तब भी हमें चीजें लर्न हो जाएंगी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरीका होता है, बट अगर हम अपने आप को ज्यादा एक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें हमारी एक्टिविटीज पे, ब्रेन की क्या क्या एक्टिविटीज है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलती हूँ, द बेस्ट माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर। आप लोगों को इतनी सारी बातें बताई मगर उसमें ये तो बताओ कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। कूडल फॉर माइंड मैपिंग बिगनर्स, ये आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो इस तरह से उसमें बने बनाए मैप्स है, यानी डायग्राम, एक मैंने आपको खाली वाला दिखाया था ना, इस तरह से कई डायग्राम आपको, कई थॉट्स या कई कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसमें आप अपना माइंड मैप तैयार कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक माइंडली फॉर मोबाइल माइंड मैपिंग, यानी अगर हम मोबाइल पे ही माइंड मैपिंग करना चाहते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और diagrams.net फॉर फ्री माइंड मैपिंग। जनरली बाहर के एजुकेशन में मैंने देखा वहां माइंड मैपिंग को बहुत अधिक फोकस किया जाता है, तो वहां के जितने सॉफ्टवेयर है वो पेड उसमें है, बट ये diagrams.net जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पे आपको अपना साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप जाकर के माइंड मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर सकते हैं। एक माइंड मैप फॉर क्रिएटिंग पब्लिक माइंड मैप्स, जो अपन पब्लिकली बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। एक माइंड माइस्टर फॉर कोलैबोरेटिंग ऑन अ माइंड मैपिंग विद अ टीम, अगर हम टीम वर्क के साथ बनाना चाहते हैं तो एक ये सॉफ्टवेयर है। स्मार्ट ड्रॉ फॉर लीनियर माइंड मैपिंग। इस तरह से मैंने आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाद में मैं अपनी पीपीटी शेयर भी कर दूंगी। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप माइंड मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको माइंड मैपिंग समझ में आ गई है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं आपको डिस्कवरी मेथड और समझाऊंगी। हमारे साथ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, माई सेल्फ राहुल भौरे। मैम एक क्वेश्चन ये था, आपने एक डायग्राम दिखाया हुआ था स्टार्टिंग में जिसमें कि दिखाई दे रहा था कि अपन ब्रेन की मैपिंग करते हैं। बिल्कुल जी, तो ब्रेन की जब हम मैपिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टोर दिख रही थी कैटेगरी वाइज।
तो मैम वो स्टोर करने का क्या तरीका क्या है, कैसे कर पाते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं? क्या पार्टीशन होता है क्या इंफॉर्मेशन का? सर मैंने आपको समझाया, हमारे ब्रेन में 2 ब्रेन है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, है ना। तो ये जब 2 ब्रेन है तो आप ध्यान देंगे कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा फंक्शन करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका राइट हैंड चलता है इसलिए हमारा एक ही ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ये तो हमने अपने हैंड्स की प्रैक्टिस की है, क्योंकि हर आपके ब्रेन अलग अलग, जैसे हमारे पैर हैं, हाथ है, हर चीज मूवमेंट कर रहा है, तो हमारा ब्रेन हमें अलग अलग फंक्शन सिखा रहा है। बट अगर हम ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक राइट साइड का जो ब्रेन होता है, जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, ठीक है ना, रायम्स की बात की थी, म्यूजिक सुनना पसंद है, कलर आर्टिस्टिक वे है आपका, कुछ काम करने में बहुत क्रिएटिव वर्क करते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन आपकी चलती रहती है, जैसे अभी सामने भी बैठे तो कुछ चीजें आप बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो ये जो होता है ये शो करता है कि आपका राइट साइड का ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव है। बट कई लोग होते हैं प्रेजेंट, सामने जैसे अपन बात कर रहे हैं, उनका लॉजिस्टिकल दिमाग होता है, क्या सही क्या गलत, ये बिना जाने समझे वो आगे नहीं बढ़ते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एनालिटिकल पावर बहुत होता है, वो एनालाइज बहुत अच्छे से करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। तो अपन इस पे वर्क कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही ब्रेन चलेगा। मुझे आप लोग को ये समझाना था कि हमें ये समझ के ये करना है कि हमारा कौन सा ब्रेन जो है वो कम वर्क करता है, हम उस पे वर्क करें। जैसे अपन ने हाथों की बार बार प्रैक्टिस करने से, अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो हम लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करें तो। हो सकता है कि नहीं सर? हो सकता है। तो सिमिलर जिसमें भी आपको लगता है तो आप वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रेन जो है उसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई आपको। मैम समझ में तो आई है, मतलब लेकिन ये हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं? कई बार ये होता है कि अपन मतलब एक चीज पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मान के चलिए कि जैसे अभी बात चल रही थी कि हम कहीं जाते हैं तो रास्ते हमें याद नहीं होते हैं। बिल्कुल। जी, तो उसका ये भी लॉजिक है कि अपन क्या होता है, कहीं जाते हैं तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो अपन रास्ते पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ये भी एक हैगा उसका। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टी फंक्शनिंग है। हम एक साथ, जैसे अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं, हम आजू बाजू देख भी रहे हैं, हम कुछ बोल भी रहे हैं, यानी हमारा दिमाग एक बार में मल्टी फंक्शन करता है सर, कंटिन्यूअसली। या ये भी जी। बट उसमें एक चीज रहती सर, जब हमें रास्ते तब याद होंगे जब हम उस बात पे फोकस पहले से अपने दिमाग को माइंडसेट कर लेंगे कि हमें याद रखना चाहिए या याद करना चाहिए। अगर हमने एक बार दिमाग को समझा दी बात, तो हमारा दिमाग उस बात पे फंक्शन करेगा ही करेगा। अगर हमने उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो वो तो जितने फंक्शन करने वो तो सारे करेगा ही करेगा, मगर उस डायरेक्शन पर नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे, आप अपने माइंड पावर या मेमोरी को बढ़ा सकते हैं अगर आपने उन बातों पर ध्यान देने के लिए इसे कमांड दी कि नहीं मुझे लर्न करना है, किसी भी हालत में करना है, समझना है, तो आप देखेंगे आपका ब्रेन जो है वो इम्प्रूव होगा, उसके जो फंक्शंस है वो इम्प्रूव होंगे। जी मैम, यदि अपन सोच के चलते हैं, जैसे कंप्यूटर की भाषा में अपन देखते हैं कि प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम होता है, तो यदि अपन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो अपन कोई भी काम कर सकते हैं। जी, तो वही चीज मैं पूछा था। हाँ जी, किसी और मैम इसके लिए अपन माइंड पावर योगा थेरेपी जो होती है, मुझे लगता है कि शायद ये सबसे ज्यादा कारगर होती है। लाइक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आज तक मैंने कभी भी यू कांट बिलीव कि अलार्म सेट नहीं किया है मॉर्निंग 5:30 उठने के लिए। मैंने जस्ट अपने ब्रेन को कमांड दिया कि मुझे 5:30 उठना है, एंड वो 5:20 अपने आप ही जो आंखें हैं वो खुल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन से ही अपने दिमाग को मैंने इस तरह से ट्रेन किया है पावर थेरेपी से। श्वेता मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे लगता है माइंड को पीस देना बहुत जरूरी है। आज हमने माइंड को मल्टी फंक्शन बना के बस फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया मैम, इसे पीस नहीं देते हैं, इसीलिए यही दर्द होता है।
क्योंकि इसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो आप थेरेपी बता रही, योगा थेरेपी, मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि हमें कमांड, इंटरनल कमांड देना है। वो इंटरनल आप कमांड की बात कर रहे हो, और वो सबसे बेस्ट कमांड है। उसको आपको माइंड को कमांड देना ही पड़ेगा, तभी आपका माइंड फंक्शन करेगा। बिना कमांड के तो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो इन द सेंस अगर हम वो इंटरनली अपने आप को पहले से सेट करें कोई चीज के लिए, जैसे आपने उठने की बात कही, तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उसको फंक्शन करेगा। और पता, आपने जो इम्पोर्टेंट बात कही, बचपन से, मुझे ऐसा लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको बचपन से बच्चों के साथ इस तरह से अगर उन्हें डेवलप करें तो उनका माइंड बहुत शार्प हो जाए और उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकाल लेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कोई बात पूछनी है? नो मैम। तो मैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। यस मैम। चलिए डिस्कवरी मेथड को डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले तो आप ही लोग से अभी इतनी देर से चर्चा हो रही है, तो मैं पूछूंगी क्या होता है डिस्कवरी? खोज क्या होता है? किसी नई चीज को जानना। बिल्कुल। और अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए उसकी खोज करना कि क्यों है ऐसा। अच्छा, क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है, और फिर उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करना शुरू कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? प्लीज, जैसे डिस्कवर ने कवर को हटाना, कोई जो छुपी हुई चीज है उसको हटा देना, उस पर्दे को हटा देना। चलिए अपन एक पर्दा हटाते हैं आपके साथ। फिर से मुझे आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। व्हाट इज द मिस्टेक दे हैव इन कॉमन? इन दो पिक्चर्स में क्या मिस्टेक कॉमन है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सभी को दिखाई दे रहा है? दोनों उल्टी हैं। दोनों उल्टे हैं। नहीं, उल्टा तो ठीक है, बट एक मिस्टेक है मैम, दोनों पिक्चर्स में कॉमन मिस्टेक है। खोजिए खोजिए, डिस्कवर कीजिए। आईज आईज आई। अच्छा, आईज डिफरेंट है दोनों की। एक मिस्टेक पूछा है मैम। व्हाट इज द मजा आ रहा है? यस मैम। आंसर पे चलूं, कभी मिस्टेक को दिखा आपके सामने? आईब्रो लग रहा है मैडम कहीं यहाँ पर। स्किप कलर। आईब्रो लग रहा है कहीं। नहीं, हम लोग सब सही ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्कवर करना है अपन को चीजें क्या दिखाई दे रहा है। हेलो। दोनों उदास है मैडम। मिस्टेक नहीं होगी। हेलो हेलो। हाँ पांडे सर। जी सर। हाँ मैडम, इसमें यस एक सर। थोड़ा लाल रंग है तो एक तो व्हाइट है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस अंतर आ रहा है मैडम स्किन कलर। हाँ, वो डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, मिस्टेक नहीं है ये। अच्छा, मेरी बात को ऐसे कीजिए, आप लोग सबने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया ना। आई डिफरेंट है। फिजिकल स्ट्रक्चर को भी मैडम थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन मिस्टेक ढूंढना है सर, डिफरेंसेस नहीं। हाँ, आई का है। मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, ये भी एक ख्याल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक ख्याल। मैम इनके हेयर दोनों के बालों में तो वो डिफरेंस मैम, डिफरेंस है। मिस्टेक ढूंढनी, मिस्टेक गलतियां ढूंढनी। वो भी अलग है। चलिए अपन अब अपनी डिस्कवरी को डिस्कवर करते हैं। चलिए मिस्टेक को ढूंढते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अब फिर से एक पिक्चर को देखिएगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको?
और अरे मतलब ये दोनों कुछ आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब इसमें कॉमन नहीं आप फिर से देखो। अच्छा मैं बैक में ले जाती हूँ। इनके लिप्स में मिस्टेक है जो, हाँ इनके लिप्स में मिस्टेक है। अब फिर से देखो आंसर देखो। जो लिपस्टिक मतलब इनके लिप्स उल्टे हैं एक्चुअल में। और भी मिस्टेक है मैम कॉमन। आईज भी उल्टी हाँ मैम आप लोग सब समझ गए मेरी बात। मैंने आपके साथ थोड़ा सा गेम फॉर्म में चीजें डिस्कवर करने की कोशिश की, थोड़ा सा सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसी चीजों के कारण। तो कुछ अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या होता है खोज विधि, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ डिस्कवरी। खोज विधि द्वारा क्या कर रहे हैं, छात्रों में विभिन्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करके वैज्ञानिक खोज एवं जांच के लिए मैं प्रेरित कर सकती हूँ। मैंने आपको कुछ जांच के लिए प्रेरित किया कि नहीं किया? यस मैम। साथ ही साथ आप में क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाया, आप में साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ाई कि खोजिए, समझिए, देखिए। यस मैम। खोज विधि द्वारा वास्तव में क्या छुपा है उसे खोजने का प्रयास किया जाता है। आप लोग ने कुछ खोजने का प्रयास किया कि नहीं किया? पूरा किया मैम। पूरा खोज विधि एक प्रेरक क्रिया है। प्रेरक मतलब एक मोटिवेशनल प्रक्रिया है जिससे शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि और कुछ निश्चित पूर्व कथनीय अनुभव के आधार पर विशेष उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी शिक्षार्थी की अंतर्दृष्टि मतलब उसकी सूझबूझ, आप किस तरह से उस समस्या को देख रहे हैं, और कुछ निश्चित पूर्व कथन। मैंने आपसे कहा कि उसमें मिस्टेक देखें और उस अनुभव के आधार पर आप लोग सब क्या पहुंचे, विशेष उद्देश्य पर पहुंचे या सॉल्यूशन पे पहुंचे हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक शिक्षार्थी को अद्वितीय एवं व्यक्तिगत रूप से प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। यानी मैं ये मानती हूँ कि हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअली, आप लोग सब इसमें इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? यस मैम बिल्कुल। सारे के सारे मोटिवेट हो रहे थे। कोई कह रहा था कि नहीं इसमें अपन ये मिस्टेक ढूंढ रहे हैं, कोई बालों को देख रहा था, कोई रंग को देख रहा था, कोई दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। यानी इन द सेंस आप सभी मेरे साथ जुड़ गए थे। आगे बढ़ती हूँ, खोज विधि का क्या स्वरूप है, आउटलुक ऑफ डिस्कवरी मेथड। यहाँ मैं कहूंगी कि खोज विधि द्वारा विद्यार्थी जो है अपने अनुभव और एवं चिंतन के आधार पर वास्तविक जगत से आंतरिक और नवीन सामान्यीकरण स्थापित करता है। मेरी बात आप समझिए, फिर से मैं बात दोहराती हूँ कि आपके जो अनुभव हुए, जब भी आपने अनुभव लिया, आपने जो चिंतन किया, वो आप रियलिटी, जो ऑन रियलिटी आपने जो फेस किया, उसे आपने क्या किया, सामान्यीकरण किया कि सही में मिस्टेक क्या थी। जनरलाइजेशन क्या होता है, सामान्यीकरण क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? साइंटिफिक मेथड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जनरलाइजेशन। यहाँ पे भी मैंने कहा है नवीन सामान्यीकरण। मैं पूछूंगी जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण क्या होता है? किसी चीज को इजी वे में बताना। मैम जो कठिन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कठिन कॉन्सेप्ट्स को हम जनरल आइडियाज के थ्रू इजी बना के जो स्टूडेंट्स को समझाते हैं। मैडम बॉटम टू टॉप अप्रोच, किसी बॉटम टू टॉप अप्रोच। और कोई? जनरलाइजेशन। मैडम सामान्य प्रक्रिया हम लोग देखते हैं तो साधारणीकरण की जो प्रक्रिया होती है आमतौर पर सामान्य जन तक जो चीज पहुंच जाए आसानी से, एक्चुअल में उसी को हम लोग सामान्यकरण कहते हैं। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक थी। तो सामान्यकरण कब किया जाता है सर? मैम जब बहुत मतलब किसी टॉपिक, कोई कठिन टॉपिक है, उसको समझाना स्टूडेंट्स को मुश्किल पड़े तो हम जनरल आइडियाज से उसको समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जनरल आइडिया से? कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण लेकर के, जो आज की वर्तमान परिस्थितियां है उसे समझा करके। यस मैम बिल्कुल। अभी अपन बात करें, अभी कोविड की जो दवाई बनी है वो जनरलाइज हो गई कि नहीं? अभी नहीं हुई मैडम, अब धीरे धीरे हो रही है मैडम, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अब नहीं हुई, ऐसा नहीं। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं, जनरलाइज होना शुरू हो गई है।
मैम गवर्नमेंट चाहती है उसको जनरलाइज करना, लेकिन वो मतलब अपना पॉइंट समझा नहीं पा रही है पब्लिक को, इसलिए अभी जनरलाइज नहीं हुई, हाँ प्रॉपर नहीं हो पाई है अभी तक। अच्छा, तो अपन कोविड वाली दवाई से ही बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने कोविड की जो समस्या आई, तो एक दवाई का निर्माण हुआ, तो दवाई का निर्माण हुआ तो सबसे उसके बाद क्या किया गया, कुछ लोगों पर उसकी टेस्टिंग की गई। कुछ लोगों पर ही क्यों टेस्टिंग की गई, सबको क्यों नहीं लगा के टेस्टिंग की गई? उसको परिणाम जानने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि परिणाम अच्छा आएगा तो उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। सैंपल मेथड इन द सेंस हम कुछ सैंपल पर वो टेस्टिंग करते हैं, और जब हमारा सैंपल का टेस्ट रिलायबल आता है तब हम उस सैंपल जो रिजल्ट है उसे हम जनरलाइज कर देते हैं। यस मैम, ठीक बोल रहे हो? जी जी। सैंपल पर हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट जो है वो रिलायबल आते हैं या वेरीफाइड होते हैं, तो वो उतने से सैंपल पे जो टेस्ट किया था वो हम ओवरऑल पूरे जन पर उसे क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। एक और सिंपल उदाहरण देती हूँ। अपन लोग चावल खरीदने जाते हैं तो चावल खरीदने में पूरी बोरी को चेक करते, पूरी बोरी के चावल को चेक करते कि कुछ मुट्ठी भर चावल या थोड़ा सा चावल लेकर के हम उसे पका के चेक करते हैं? कुछ दानों को लेकर चेक कर लेते हैं मैडम, और पकने के बाद भी ऐसे ही किया जाता है, पकाने के बाद भी कई बार ऐसा देखा जाता है। तो इन द सेंस आपने थोड़ा सा चावल चेक किया और आपका जो परिणाम आया, ये चावल अच्छा है या बुरा है या इसे खरीदा जा सकता है, आपने वो परिणाम को पूरी बोरी के चावल पर अप्लाई कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया। जी। तो यही कह रही हूं कि खोज विधि द्वारा विद्यार्थी जो है वो अपने अनुभव, जो आपको अनुभव हुआ, चिंतन के आधार पर वास्तविक जगत से आंतरिक एवं नवीन सामान्यीकरण स्थापित करता है, जिससे कार्यों पर भविष्य में परीक्षण किया जा सकता है। जो भी कार्य है उसे हम फ्यूचर के एस्पेक्ट में टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कहूंगी कि छात्रों को शैक्षिक पर्यटन में अवलोकन के पश्चात उसे वर्णन करने कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा पर्यटन की, शैक्षिक पर्यटन की बात कर रही हूं, या मैंने अभी लैंडमार्क्स की बात करी थी कि अपन बाहर निकलते हैं सड़क पर, कई लोगों को लैंडमार्क्स रट जाते हैं। तो ऐसे ही पर्यटन है, अगर हम पर्यटन में शैक्षिक पर्यटन पे ले जाते हैं और बच्चों से कहें कि आप ऑब्जर्व करें और उसके पश्चात उसका वर्णन करें, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या देखा, क्या समझा, क्या खोजा, उसका वो वर्णन करेंगे। और छात्रों को मौलिक रूप से नवीन तथ्यों को खोज करनी होती है, यानी आप जो खोजा है उसमें नवीन चीजें खोजना होता है, परंतु विद्यालय स्तर पर वह स्वयं तथ्यों को खोज करता है, खुद ही खोज कर रहा है। आपको बताऊं, कोई नई चीज कब खोजी जाती है, आप बताएं। जैसे अभी हम बात करते हैं, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, आज कंप्यूटर का साइज घटता चला जा रहा है, कंप्यूटर डेस्कटॉप बना, लैपटॉप बना, आज हम मोबाइल पे आते चले जा रहे हैं। ये तकनीक जो है डे बाय डे जो है बदलती चली जा रही है। क्यों? जब हमें किसी नई चीज की जरूरत होती है। बिल्कुल मैम, हमारी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहाँ पर ये बात अप्लाई होता है। बिल्कुल, आज हमारी नई नई आवश्यकताएं हम सामने रख रहे हैं कि आज हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो हमने अपनी आवश्यकताएं बताई, तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप खोज होना शुरू हो जाती है। तथ्यों को खोजेंगे तो जो है उसी को फिर से हम उसमें री कर देते हैं, नया कर देते हैं, तो हमारी वो खोज जो है वो एक अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। तो ये हुआ खोज का स्वरूप। खोज विधि की विशेषताओं की बात करूंगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। क्या होता है साइंटिफिक एटीट्यूड? कोई समझाएगा मुझे? साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? मैम कोई भी चीज, जो कोई भी घटना हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, या उस घटना के होने से क्या रिजल्ट निकलेगा, इस तरह का यदि स्टूडेंट अपना दृष्टिकोण बना ले तो हम उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं से इसमें से ना वैज्ञानिक शब्द हटा देती हूँ, अब छोड़ती हूँ दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है? किसी चीज को देखने का नजरिया।
इसमें मैडम पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड दोनों को अगर हम कंक्लूड करके निकालते हैं तो मुझे लगता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिस्से पे आता है। मैम आपकी सोच भी अच्छी है क्योंकि आपने दोनों एस्पेक्ट को एक साथ कवर किया और उसके बाद कंक्लूड पे पहुंची हैं। अब मैं एक और फिर से स्पेसिफाई करती हूँ, दृष्टि और उसको भी तोड़ दिया कोण में। इस शब्द में दो शब्द छुपे हैं दृष्टिकोण में, एक दृष्टि और एक हो गया कोण। मुझे थोड़ा सा समझाएंगे? मतलब सारांश तक पहुंचना। हर व्यक्ति का कोण अलग अलग होता है किसी चीज को देखने का। अगर आप उसके सामने खड़े हैं तो वो आपको सीधा दिख रहा है, अगर आप उसके पीछे खड़े हैं तो आपको उल्टा। तो वो दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है और इट टोटली डिपेंड योर ओन एक्सपीरियंस। आपने लाइफ को जैसे एक्सपीरियंस किया है वही आपका दृष्टिकोण बनता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है वैसे, यानी अलग अलग एंगल पर अलग अलग तरीके से चीजें दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को वो आधा भरा ग्लास दिखेगा तो किसी को क्या दिखेगा? आधा खाली। हाँ, तो क्यों दिखता है? दो एंगल क्यों दिखाई देते हैं? वो मतलब आधा भरा ग्लास वो कैसे दिखाई देता है? आधा ही भरा है। वही मैं बोल रही कि ये उनका ओन एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर। अगर उनके साथ सब कुछ नेगेटिव है तो उस चीज को नेगेटिव वे में देख रहे हैं, अगर उनके साथ सब चीज पॉजिटिव है तो उस चीज को पॉजिटिव में देख रहे हैं। यानी अगर हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट या परसेप्शन डेवलप हो जाता है तो हम उसी तरीके से चीजों को देखते समझते हैं। तो इन द सेंस यहाँ पे मैं बात करूंगी कि अगर हमने उसके आगे एक वर्ड जोड़ा वैज्ञानिक, तो अब हमने वो एटीट्यूड डेवलप कर लिया है जो कि हमें ये दिखाएगा कि हम साइंटिफिक वे में चल रहे हैं कि नहीं, चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। साइंटिफिक वे क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, सीक्वेंस वाइज प्रोसेस। यहाँ पर हम कोई भी घटना को, हम उसके फैक्ट को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। चीजों को देखने का अब हम प्रयास कैसे कर रहे हैं? साइंटिफिक वे में कर रहे हैं। तो ये खोज विधि की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करूंगी, क्रियाशीलता का विकास। खोजने के कारण हम कैसे हो रहे हैं? एक्टिव फॉर्म में होते हैं। कोई भी चीज क्या छुपा है, क्या है, ये देखने के लिए हमारे अंदर क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। तीसरी बात करूंगी, मनोवैज्ञानिकता का विकास होता है। ये यहाँ पे फिर वर्ड पे रुकूंगी। ये क्या है मनोवैज्ञानिकता? मन का विज्ञान। आपका दिमाग कैसा सोच रहा है वो आप सेट करते हैं। क्रियाशीलता आती है तो मन अपने आप कम काम करना शुरू कर देता है एक्टिवनेस के बाद, ऐसा मुझे लगता है। एक आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, कॉल जरूरी आ रहा है। मैं आप मीटिंग में बने रहे, मैं कॉल अटेंड कर लूं? एक बस फ्यू सेकंड बस। यस मैम। हाँ जी सर। नहीं, वो उनका कॉल आ गया है। आपको जाना पड़ेगा, आप देख लीजिए, आपकी गलती हो जाएगी। देखो बस थोड़ी देर में बोल दो पापा को ना, बस फिनिश हो रहा है, आती हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। सॉरी, कॉल के कारण मैंने थोड़ा सा आप लोग को वेट कराया। मैं यहाँ पे थी आपके साथ। पहले मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बताया, फिर क्रियाशीलता का विकास आ गया क्या? सर फिर मैं बात कर रही हूँ मनोवैज्ञानिकता की। यहाँ पे फिर से बात करूंगी मन का विज्ञान। बहुत ही अनूठी चीज है, अपन सभी बात कहेंगे कि जिसने अपने मन का विज्ञान समझ लिया, बस आके बोलना। मन का विज्ञान जानना बहुत अधिक जरूरी है। तो फोर्थ टॉपिक है अपना स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि खोज विधि द्वारा जो भी हमें नॉलेज होता है वो बहुत ही अधिक क्लियर और हमेशा के लिए होता है, स्थायी ज्ञान। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? यस मैम। सॉरी, हेलो, मैं वो अब क्या आ रही हूँ।
वो हमने उसमें फोल्डर में रखा है आपका और मेरा साथ। हाँ रखा है वो। हाँ ठीक। काजल मैडम म्यूट, आवाज बंद कर सॉरी फिर से इंटरप्ट हो गया, कुछ जरूरी कॉल था, इस कारण मैंने थोड़ा सा मीटिंग मेरी वो हो रही है। मैं इसमें यहीं पे बातें आपको क्लियर करूंगी कि खोज विधि की जो विशेषताएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, क्रियाशीलता का विकास करती है, मनोवैज्ञानिकता का विकास करती है, साथ ही साथ स्पष्ट और स्थायी ज्ञान का, व्यक्तिगत शिक्षण, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य संबंध का विकास करती है, अनुशासन में सहायक है और कई अच्छे गुणों का विकास करती है, जैसे है चिंतनशीलता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वाध्याय। ये सारी खोज विधि की विशेषताएं। कुछ मैं सीमाएं भी बताऊंगी कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए खोज विधि क्यों अनुपयुक्त है, क्योंकि छोटे बच्चे उनमें इतना अधिक इमेजिनेशन पावर, अभी ऑब्जर्वेशन पावर अभी डेवलप नहीं हो पाता है, तो ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अत्यधिक आशा रहती है, कई विद्यार्थी खोज पाते हैं, नहीं खोज पाते तो निराश भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि ये इसकी लिमिटेशन है। अध्यापक से भी अधिक आशा करना, यानी कई विद्यार्थियों का जो है वो अध्यापकों से अपनी उनकी आशाएं जुड़ जाती हैं कि हम किस तरह से करें, वो बताएं। पाठ्यक्रम को समाप्त करने में ये कठिनाई पूर्ण है, क्योंकि भाई इसके द्वारा मैं पूरी चीजें नहीं समझा सकती ना पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरा पाठ्यक्रम खत्म नहीं हो पाएगा और त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना बहुत अधिक होती है। तो प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है, क्योंकि अध्यापक को भी जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में खोज किस प्रकार से करानी है, और पाठ्य पुस्तक का जो है वो पाठ्य पुस्तक के हर पाठ्यक्रम को इससे नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये कुछ सीमाएं हुई। धन्यवाद। इससे कुछ जुड़े आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया, बट अगर इससे जुड़ा आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। Any query from teacher side? नो मैडम। प्लीज आपसे ये चाहूंगी कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही थी कि नहीं? Yes, ma'am. डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। थैंक यू। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी। प्रिंसिपल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया गया। मैं अपना एक YouTube चैनल भी चलाती हूँ डॉक्टर रानी वैद्या के नाम से, तो मैंने अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है अवधारणा मैपिंग पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। मुझे बहुत जरूरी किसी काम से जाना है, तो Yes, ma'am. Sure, ma'am. And now I would like to invite Mr. Alone sir for vote of thanks. Okay, thank you, Priyanka madam. I welcome Ramesh Kumar Alone, Head Department of Science and IQC Coordinator, to this faculty development program on 5th day and call to give vote of thanks, Priyanka madam. The information you have given us on the mind mapping and the discovery method on this topic is very interesting, nice interaction in between them, and important and useful for us. Definitely, we will follow information given by Dr. Rani Vaidya, Education Department, Adani Durgavati Vishwavidyalaya, and Jabalpur. I also thanks to our motivator and source of inspiration, Dr. P.R. Chandra Madam, Principal Nachiketa College, and also thanks to Registrar and Administrator Sri R.S. Chandel and the criteria second in charge with the all member, and also thanks to all heads with the faculty member to attend this program. Thank you, Madam. वेलकम सर। आप सभी से बस एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है इंडिविजुअली, मेरे उसमें एक एक टॉपिक को लेके मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आई होप वहां से भी आप सभी को मदद मिलेगी।
धन्यवाद। किस नाम से चैनल है मैम? मेरे नाम से सर अच्छा, डॉक्टर रानी ओके। वैद्य। मैं 1 मिनट अपना ये आपको लिंक भेज दीजिए मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो उसमें आपको अभी दिखाई देगा। जी 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 जी। मैंने बहुत सारे इवन SPSS सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर सर, उस पे जो अपना एमएड में अपन डिसर्टेशन वर्क करते हैं, जी, जी। सारा कैलकुलेशन पार्ट, ये देखिए मैंने, ये मेरे नाम से ही है, डॉक्टर रानी वैद्य, और यहाँ पे मेरा चैनल है, और मैंने काफी सारी चीजें, पाठ योजना क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, बीएड सेमेस्टर 2nd पेपर के भी टॉपिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, वही जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति, सहायक सामग्रियां, इकाई योजना, अवधारणा मानचित्रण यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिलायबिलिटी, आपका कोरिलेशन और SPSS, ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई है सर। तो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है मैडम आपकी। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। मैं मीटिंग को ओवर कर रही हूँ। इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिंसिपल मैम और सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।